प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का तीसरा अध्याय अतीत में दबे पांव पढ़ेंगे। अतीत में दबे पांव पाठ ओम थानवी द्वारा लिखा गया है और ओम थानवी का जन्म सन 1957 में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। पिछले 20 वर्षों से वे इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत है। अतीत में दबे पांव, जिसका अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष। और हमारा यह पूरा पाठ जो है मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, जो कि दोनों स्थान ही आज पाकिस्तान में स्थित हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक विभाग जो पुरानी इमारतों की ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी रखता है और देखरेख करता है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित जो पुरातात्विक स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, मोहनजोदड़ो जिसको आज हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ अतीत में दबे पांव के बारे में। प्राचीन भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में लगभग 1930 के आसपास प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के 2 नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी का पता लगाया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित होता है जिसको योजना के अनुसार बसाया गया हो। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला और यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर बनाया गया था, आबाद था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम दिया गया। यह सिंधु घाटी के सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। उत्कृष्ट होता है आकर्षक। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, भांडे, मुहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। भांडे होता है बर्तन वगैरह। मोहनजोदड़ो के बारे में ये धारणा है, ये विचार है कि ये अपने दौर का एक घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी रही होगी। दिलचस्प बात, रुचिकर बात तो यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था और ये टीले प्राकृतिक नहीं थे मतलब मानव निर्मित थे। यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 5000 पूर्व यह एक महानगर था। इस नगर से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नगर था, जिसके साक्ष्य रेल लाइन बिछने के समय नष्ट हो गए थे। मुर्दों का टीला मैंने आपको पहले ही बताया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला और वर्तमान में इस स्थान को जो है मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया है। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है ताकि सिंधु नदी का पानी यदि बाहर फैले तो उससे बचा जा सके। आपके सामने ही मोहनजोदड़ो की एक गली का चित्र भी दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी ये विशेषता है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। मतलब उस समय भी ये योजना के अनुसार चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। यह शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकना का मतलब कि आज भी आप प्राचीन सभ्यता को वहाँ महसूस कर सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है, जिनको आप एक तस्वीरों के रूप में देख रहे हैं, चित्रों के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आज भी आप उसका एहसास कर सकते हैं। आज भी यहाँ की आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ आपको कहीं नहीं ले जाती, आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। मतलब कि ये
पूरी बनी हुई नहीं है, पूरी निर्मित भवन नहीं है, लेकिन फिर भी बीते हुए समय की ये आपको याद दिलाता है। सीढ़ियों के जो अधूरे पायदान हैं उन पर आप आज भी दुनिया की छत पर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, और आप ये एहसास कर सकते हैं कि आप इतिहास को नहीं, इतिहास के भी पार झांक रहे हैं। मतलब जो समय बीत चुका है उसके बारे में भी आप बड़े आराम से जो है उसको महसूस कर सकते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर यहाँ एक बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। बौद्ध स्तूप एक मठ, एक पूजा स्थल, बौद्ध धर्म को मानने वालों का। और ये जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण होता है टूटा फूटा, टूटे फूटे टीले पर बनाया गया था। तो मुख्य रूप से पर्यटक बंगले से यहाँ एक सर्पिल पगडंडी, अब लेखक जो है अपनी यात्री दल के साथ, जिनके साथ वो घूमने आए हुए हैं, वहाँ पर जो है वो इसी यात्रा कर रही है। और लेखक कहता है कि हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे, पहली ही झलक ने हमें ऐपलक कर दिया। यानी सबसे पुराना जो है दृश्य जो है, लेखक को कहता है कि ये हमें ऐपलक देखने के लिए मजबूर कर देता है कि हम पलके झपकाना भी भूल जाते हैं। बड़े आकर्षक ढंग से हम इसे देखने लगते हैं। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा गया है। और जो है यहाँ की प्राय सभी सड़कें सीधी हैं, आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इस स्थान को ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान जिसको कि है योजना के अनुसार, जो कि आज हमारे बड़े बड़े शहर भी हैं, ग्रिड प्लान, चंडीगढ़ जैसे शहर भी हमारे ग्रिड प्लान के अनुसार बनाए गए हैं। यहाँ की प्राय सभी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी, लेकिन आज के वास्तुदार इसे जो है ग्रिड प्लान कहते हैं। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ होता है किले के बारे में, और ग्रिड प्लान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ की जो नगर योजना है वो यहाँ की ग्रिड प्लान है, जो कि आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो है हमें उस एक रहन सहन को नीरस बना देती है, और शहरों में नियोजन के नाम पर आज जो है अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस्लामाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहर भी आज हमारे ग्रिड प्लान के अनुसार बनाए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है दक्षिण में कामगारों की बस्ती है, और नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है जिसे महाकुंड का नाम दिया गया है। महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नान घर बने हुए हैं, जिनमें किसी भी द्वार के सामने दूसरे का द्वार नहीं खुलता। 3 और साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला का यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को न आने देने का ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है, और यह कुआं दोहरे घेरे वाला है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई हैं, और ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। और पानी निकासी के लिए ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था जो है इससे के पहले के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलती है। लेखक कहना चाहता है कि उस समय प्राचीन सभ्यता भी हमारी इतनी उन्नत थी, इतने योजनागत जो है शहर बसाए गए थे कि आज उनको देखकर हमें गर्व महसूस होता है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार बनाए गए हैं। कोठार होता है गोदाम वगैरह, जो कि अनाज को भंडार करके रखने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ के कर के रूप में आया हुआ अनाज रखा जाता था। कर के रूप में जो लोगों से टैक्स के रूप में वसूला जाता था वो अनाज रखा जाता था। 9 चौकियों की 3 हवादार कतारें बनी हुई हैं। उत्तर में एक गली बनी हुई है जिसके माध्यम से शायद बैलगाड़ियाँ आती जाती होंगी। इस प्रकार ऐसा कोठार हड़प्पा संस्कृति में भी देखने को मिलता है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क के चारों ओर घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई भी घर जो है सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, उनके दरवाजे अंदर गलियों में ही खुलते हैं। तो बौद्ध स्तूप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है।
चबूतरे में भिक्षुओं के कमरे बनाए गए हैं जो वहाँ बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर जो है यहाँ पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक की प्राचीन सभ्यता के साथ की जाने लगी। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर तो दर्शक रोमांचित हो जाते हैं। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को गढ़ कहते हैं, गढ़ किला। बाकी शहर गढ़ से दूर बसे हुए हैं। संसार में गढ़ के स्वरूप मोहनजोदड़ो के इस रूप से ही प्रभावित है। मोहनजोदड़ो में ये एक ऐसी अकेली इमारत है जो अपने मूल स्वरूप में बची हुई है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की खेती और वहाँ होने वाले व्यापार के बारे में। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी की जाती थी। यहाँ खेती और पशुपालक सभ्यता थी। ज्वार, बाजरा, रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे, अंगूर आदि उगाए जाते थे। कपास की खेती की जाती थी और रंगाई का कार्य भी किया जाता था। रंगाई के छोटे छोटे कारखाने भी खुदाई में मिले हैं। उन दिनों जो है ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। आयात करना वहाँ से मंगवाना और निर्यात करना वहाँ पर भेजना। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। तांबे धातु का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ के जो महाकुंड थे वहाँ एक बहुत सी लंबी इमारत के अवशेष हैं जिसमें दालान, छोटे छोटे बरामदे, कमरे आदि बने हुए हैं। और इसमें एक भगन इमारत है। भगन इमारत होता है जो कि टूटी फूटी अवस्था में हो, जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। ये संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती, इसको रईसों की बस्ती मानी गया है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े कुएं हैं और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं के संक्षिप्त नाम से ही वहाँ पर मोहल्ले बनाए गए हैं। जैसे डीके, डीके का मतलब है दीक्षित काशीनाथ, मतलब जिसने जहाँ पर जैसी खुदाई की उसी के आधार पर ही उसका नाम रख दिया गया। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवारों का अर्थ ये लगाया जाता है कि शायद उस पर दूसरी मंजिल भी बनी हुई थी। डिक्के के नाम पर 2 हल्के बनाए गए हैं। डिक्के हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है। अब तो आधा मील ही बची हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर जो है सभी घर 1:2:4 की भट्ठी की पकी हुई ईंटों में बनाए गए हैं। ये ईंटों का अनुपात दिया गया है 1:2:4। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली सा हुआ है। कहीं कहीं नालियाँ भी अनगढ़ पत्थरों की बनी हुई दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़कियाँ नहीं बनी हुई है। तो ये यहाँ वहाँ की जो है इमारतों की, घरों की बनावट है। घर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक ही कतार में बने हुए हैं। और यहाँ की जो है वास्तुशैली एक जैसी, कमोबेश लगभग सारी एक जैसी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका कोई कायदा नगर वासियों पर शायद ही लागू किया जाता था। एक घर को वहाँ पर मुखिया का घर भी कहा जाता है। यानी मुखिया के घर में बताया गया कि इसमें 2 आंगन होते थे, करीब 20 कमरे होते थे। डीके BC हल्का आगे पूरब में बने हुए हैं। और इस प्रकार जो है वहाँ की सारी बताई गई है कि किस तरह से वहाँ बनावट है, भवनों की बनावट है। छोटे बड़े सब घरों के आंगन, सब घर जो हैं एक पंक्ति में बने हुए हैं। अधिकतर 30x30 के बने हुए हैं। कुछ इनसे दुगने और तिगुने आकार के भी बने हुए हैं। वास्तु कला प्राय सभी की एक जैसी बनी हुई है। और जो है बड़े बड़े घरों में ऊपर की मंजिलों के भी निशान मिलते हैं। छोटे बड़े सभी कमरों में कमरों का आकार प्राय छोटा है। ये शायद अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कर्मचारियों या कारीगरों के घर रहे होंगे। कहीं पर भी नहर के चिन्ह नहीं मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को जो है राजस्थान की याद आ जाती है। जो लेखक को लगता है कि ये
राजस्थान इसी के आधार पर बसाया गया है। ज्वार बाजरे की खेती व बेर तो समानता के कारण है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधरा गांव भी मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण, अब एक घटना के बारे में जिक्र कर रहा है कि एक बार ये ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे जो है यहाँ पर सारा अजनबी सा हो गया था। सभी जो है इस स्थान को छोड़ कर जाने लग गए थे। उसके बारे में बताया गया है कि एक बार यहाँ के निवासी जो है अपने गांव के राजा से तकरार के कारण जो है यहाँ से चले गए थे और ये पीले पत्थरों से बना हुआ सुंदर गांव अपने बाशिंदे जो कि यहाँ पर बसते थे, बाशिंदों का मतलब है यहाँ बसने वाले लोग, बाशिंदों के बारे में कि रातों रात ही अपना घर छोड़कर चले गए थे अपने स्वाभिमान के कारण। और आज भी ऐसे लगता है कि ये गांव जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी और कई घर आज इसी प्रकार के मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हड़प्पा संस्कृति के थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। विशद बहुत विस्तृत प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई के अनुसार जो है उन्होंने ठोस पहियों वाली मिट्टी के गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र भी प्रकाशित किया है। उन्होंने जो है उसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने वाले और खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र बनाए हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी वहाँ काम लगाए जाने लगे हैं और ऊँट गाड़ी में हवाई जहाज़ के उतरे पहिए भी काम कर रहे हैं। ये सारा जो है उन्होंने पहले के बारे में बताया है। मोहनजोदड़ो का अजायब घर। अब हम अजायब घर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ का बना हुआ जो अजायब घर है वो कैसे है। अजायब घर संग्रहालय, कि वहाँ का संग्रहालय कैसा है। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में जो है वहाँ का अजायब घर बनाया गया है। ये किसी कस्बाई होता है कस्बे में बसा हुआ कस्बे की स्कूल जैसी इमारत लगती है और उसी में ही जो है ये संग्रहालय बनाया गया है। अजायब घर छोटा है, यहाँ सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में रख दी गई हैं। यूँ जो है अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत रजिस्टर्ड है चीज़ों की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर नाम मात्र की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित हैं उनसे ही सिंधु घाटी की झलक दिखाने के लिए काफ़ी है। मतलब उनसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चल जाता है और उन चीज़ों का नाम दिया गया है जैसे बहुत प्राचीन गेहूँ, तांबे कांसे के बर्तन, चौपड़ की गोटियाँ आदि जो है बहुत सामान यहाँ संग्रहालय में रखा गया है। और इसके साथ ही अजायब घर में जो तैनात अली नवाज है जो कि वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी जो है वहाँ पर रहता है, एक संरक्षक के रूप में रहता है और उसकी रखवाली करता है। उसके लिए कहा गया है तैनात जो अली नवाज है वो ये भी बताता है कि उस समय जो है संग्रहालय में अजायब घर में कुछ सोने के गहने भी रखे गए थे जो कि चोरी हो गए। इसके अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य की बात और भी बताई गई है कि यहाँ कोई हथियार नहीं है। ऐसा ये सब देखकर लगता है कि यहाँ हथियार ना होने के कारण इस सभ्यता में अनुशासन तो था लेकिन वो अनुशासन जो है शक्ति के बल पर नहीं था। मतलब यहाँ कोई सैन्य सत्ता नहीं थी। सांस्कृतिक धरातल पर ही इस सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था में एक रूपता बनी हुई थी। लोग जो हैं सब अनुशासित थे। अतः यह सभ्यता हमारी दूसरी सभ्यताओं से भिन्न और समृद्ध मानी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है सब अनुशासित थे। सब अनुशासित होने का मतलब दूसरी सभ्यताओं से भिन्न थे, समृद्ध थे। इस संस्कृति में न तो भव्य राजप्रसाद मिलते हैं, भव्य राजप्रसाद बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल, ना मंदिर मिलते हैं, न महंतों की समाधियाँ मिलती हैं। मूर्ति शिल्प भी छोटे छोटे हैं। नरेश के सिर पर, नरेश जो वहाँ का राजा है और राजा के सिर पर जो है मुकुट भी बहुत छोटा है, नावें भी बहुत छोटी है। ये लोग लघुता में भी महत्ता का अनुभव करते थे। मतलब दिखावे से दूर रहते थे और जो है वास्तविकता में विश्वास करते थे, सब अनुशासन में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से यह समृद्ध भी बहुत था। इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव था। इसमें भव्यता तो बहुत थी लेकिन इसमें कोई आडंबर नहीं था। मतलब दिखावे से दूर था ये स्थान।
सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लेखक ने लिखा है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ भी जो हैं, मृदु भांड होता है मिट्टी के बनाए हुए बर्तन, उन पर जो चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित सोने से बनी हुई मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण होता है उकेरे गए या बनाए गए। उकेरे गए जो हैं वो वहाँ पर जो उकेरे गए आकृतियाँ हैं, उकेरी गई चित्रित की गई आकृतियाँ हैं, खिलौने हैं। केश विन्यास होता है साज सज्जा, जिसको हम हेयर स्टाइल कहते हैं। केश सज्जा जो है, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का बहुत सुंदर ढंग से लिखे गए अक्षरों का जो है लिपि रूप सिंधु घाटी को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है कि वहाँ के लोग तकनीक में विश्वास ना करके कला में विश्वास करते थे। एक पुरातत्ववेत्ता ने तो यहाँ तक भी कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खूबी है वो उसकी सौंदर्य बोध ही है, जो कि राजपोषित नहीं थी। राजपोषित किसी राजा के द्वारा जो है ज़बरदस्ती पालन नहीं करवाया जाता था, और ना ही वो कोई धर्म पोषित समाज था, बल्कि एक समाज पोषित समाज था। समाज पोषित का मतलब कि यहाँ के लोग अपने आप ही अनुशासन पर चलते थे। इसके अतिरिक्त अजायब घर में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली हैं, जिनमें से एक तो 2 इंच लंबी है। वहाँ से मिली हुई सुई के बारे में बताया गया है कि जहाँ की जो सुई है वो 2 इंच लंबी मिली है। वे शायद कशीदाकारी के काम आते हों। कशीदाकारी करना, छपाई वगैरह का, कढ़ाई का काम करना, कपड़े पर कढ़ाई का और छपाई का। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला एक दुशाला ऊपर ओढ़ी गई शाल, खुदाई में हाथी दांत और तांबे के सुएं भी मिले हैं। इससे शायद वहाँ पर दरियाँ बनाई जाती थी। सिंधु पानी के रिसाव के कारण जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई के काम को आज बंद कर दिया गया है। पानी के रिसाव के कारण वहाँ पे अक्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब तो इन खंडरों को बचा कर रखना भी एक चुनौती बन गया है। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ पढ़ा अतीत में दबे पाँव, जो कि मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य पर, इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,